देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, असम के घने जंगलों के बीच बसा है एक रहस्यमय गांव काजीरंगा। इस गांव का नाम किसी नक्शे में नहीं है और न ही किसी सरकारी दस्तावेज में इसका जिक्र होता है। जो एक बार वहां गया वो कभी लौट कर ही नहीं आया, या यूं कहो लौट कर आया भी तो पहचान में नहीं आया। काजीरंगा की सबसे विचित्र बात यह है कि वहां समय आगे नहीं पीछे चलता है। सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से उगता है। वृद्ध दिन बे दिन जवान होते हैं और शिशु गर्भ में लौट जाते हैं। मौत वहां जीवन की शुरुआत मानी जाती है और जन्म वहां जीवन का अंत होता है। नमस्कार दोस्तों, आज की घटना कुछ इसी प्रकार की है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, दिल थाम के हमारी इस घटना का आनंद लीजिए। साल 1907 गुवाहाटी विश्वविद्यालय का एक खोजी छात्र विक्रम सेन गुप्ता इतिहास में पीएचडी कर रहा था। उसका विषय था पूर्वोत्तर भारत की लुप्त हो चुकी सभ्यताएं और श्रापित स्थल। विक्रम को एक दिन लाइब्रेरी के पुराने हिस्से में एक फटी हुई डायरी मिली। उस डायरी में काली स्याही से एक गांव का जिक्र था, काजीरंगा, जो असम के दूरस्थ जंगलों में कहीं छुपा हुआ था। उस पर लिखा था, ये गांव अब नक्शे से मिटा दिया गया है। जो एक बार वहां पर गया वो पागल होकर लौटा, या लौटा ही नहीं। काजीरंगा गांव को लेकर लोगों की धारणा थी कि वहां रात का मतलब मौत है और दिन का मतलब भ्रम। विक्रम के भीतर खोजी आग जल उठी। उसने उसी रात गांव का जिक्र करने वाले नक्शे की तस्वीर खींची। वो गांव आधुनिक नक्शे में नहीं था, लेकिन डायरी में उस तक पहुंचने का एक रास्ता बताया था। एक सूखे हुए नदी के किनारे किनारे चलकर एक टूटी हुई शिव मूर्ति के पीछे से गुजरते हुए अगले हफ्ते विक्रम ने तीनों लोगों को साथ में ले लिया। अनन्या घोष, उसकी दोस्त और फोटोग्राफर, साथ ही तारिक अली, जो असम का स्थानीय गाइड, जो भूत प्रेत की बातों को केवल कहानियां मानता था। चारों एक जीप लेकर निकल पड़े। रास्ता बेहद ही कठिन होता गया। सिग्नल खत्म हो गया और जंगल घना होता गया। तीसरे दिन जब वे नदी के किनारे पहुंचे तो उन्हें वो टूटी हुई शिव मूर्ति दिखी, जैसे कि उस डायरी में लिखा हुआ था। जैसे ही उन्होंने वो टूटी हुई शिव मूर्ति को पार किया तो हवा ठंडी हो गई, पक्षियों की आवाजें बंद हो गई और तभी तारिक ने रुककर विक्रम से कहा, अरे साहब, इस जगह को लोग मरघटपुरा कहते हैं, यहाँ पर कोई आता नहीं है। विक्रम और अनन्या ने उसकी बात को नज़रअंदाज किया और फिर वो आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि सामने एक जंगल खुला हुआ है और सामने था एक वीरान, खामोश और धुंध में लिपटा हुआ एक गांव जिसका नाम था काजीरंगा गांव। उन तीनों ने जैसे ही काजीरंगा गांव सीमा को पार किया तो वैसे ही एक बार उन्होंने उस गांव में कदम रखा तो मोबाइल की घड़ी बंद हो गई। घड़ी उल्टी चलने लगी और पीछे रास्ता गायब हो गया। काजीरंगा गांव में शाम ढलने लगी थी। आसमान में नारंगी और बैंगनी रंग मिलकर एक अजीब सा डरावना सौंदर्य रच रहे थे। गांव की गलियां सुनसान थी और झोपड़ियां टूटी फूटी थी, पर उनमें धुएं के हल्के हल्के बादल उठ रहे थे, जैसे अभी अभी कोई चूल्हा जलाया गया हो। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि हाँ, इस गांव में इंसान एक भी नहीं दिखा। अनन्या ने फुसफुसाकर कहा, यहाँ कोई है भी या नहीं? विक्रम ने जवाब दिया, किसी ने तो ये आग जलाई है, कोई तो है। तारिक, जो अब शांत था, अचानक ही कांपती आवाज में बोला, साहब, मैंने सुना था ये गांव समय में अटका हुआ है। यहाँ रातें चलती हैं, दिन बस बहाना है। अभी वो आपस में बातचीत ही कर रहे थे कि कुछ पल ही में उन्हें एक पुरानी 2 मंजिला लकड़ी की हवेली के पास पहुंच गए। हवेली का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, अंदर धुंधली रोशनी थी। कंधे से टॉर्च निकालकर विक्रम ने दरवाजा धकेला। दरवाजा खुला और एक ठंडी हवा अंदर से बाहर आई, जैसे किसी कब्र से आत्मा निकली हो। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, पूरी तरह सफेद कपड़ों में, चेहरा झुर्रीदार और आंखें सोनी सोनी पर गहराई से भरी। वो कुछ भी नहीं बोली, बस हाथ से इशारा किया कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। जब विक्रम ने यहाँ आने का इरादा बताया तो वो बूढ़ी औरत उन तीनों को बैठने को बोली। वो तीनों चुपचाप बैठ गए। फिर उसकी आवाज़ निकली, मानो बहुत गहरी गुफा से आती हो।
तुम लोग बाहर से आए हो, अब तुम बाहर नहीं जा सकोगे। वो तीनों चौंक गए। तभी विक्रम ने पूछा, क्यों, क्या हमसे कोई खतरा है? वो औरत बोली, खतरा तुम नहीं हो, खतरा वो है जो इस गांव में रहता है। रात को वो जागता है। इस गांव में जो भी पहली रात ठहरता है उसे सपना आता है, लेकिन वो सपना असली होता है। उस बूढ़ी औरत की ये बात सुनकर उन तीनों के तो होश ही उड़ गए थे। तारिक अब डर से पसीने में भीग चुका था। बूढ़ी औरत ने उन्हें एक कमरा दिखाया जो कि काफी गंदा और लकड़ी के धूल से भरा हुआ था, जैसे मानो वर्षों से इस कमरे में कोई आया ही नहीं था। साथ ही यहाँ पर अजीब तरह से ठंडक थी। जब वो लोग उस कमरे में पहुंचे तब तक रात हो चुकी थी। वो तीनों सफ़र में काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, इसलिए इन सब बातों को ज़्यादा गहराई से नहीं सोचा और वो सोने चले गए। जैसे उन्होंने आंखें बंद की कि उन तीनों ने सपना देखना शुरू कर दिया, जैसे कि बूढ़ी औरत ने उनको पहले ही बता चुकी थी। विक्रम एक वीरान मंदिर के अंदर खड़ा था और दीवारों पर खून से कुछ लिखा हुआ था। जो देख लेता है वो खुद को भूल जाता है। अनन्या ने खुद को एक पुराने कुएं के पास पाया। कुआं खुद से बोल रहा था, उतरो, सच्चाई नीचे है। तारिक भाग रहा था, पर हर रास्ता एक ही जगह लौट रहा था। गांव का वही चबूतरा जहां एक औरत खड़ी थी, बिना चेहरा, बिना आंखें, मगर वो देख रही थी। और फिर तीनों एक झटके में जागे। कमरे की खिड़की खुद पे खुद खुल चुकी थी और वहां कोई खड़ा था। एक परछाई, लंबी लेकिन हिलती डुलती नहीं थी, बस देखती रही। तारिक चिल्लाया, अरे कोई बाहर है। विक्रम ने दौड़कर दरवाजे के बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, क्योंकि तब तक खिड़की के पास वो परछाई गायब हो चुकी थी। फिर सुबह हुई, या शायद दिन जैसा कुछ सूरज था, पर उसकी रोशनी में अजीब सी उदासी थी। वो भी डर के मारे पूरी ताकत से नहीं चमक रहा था, जैसे मानो सूरज को भी किसी ने अपने वश में कर रखा हो। विक्रम, अनन्या और तारिक तीनों रात की घटनाओं से बुरी तरह से डरे हुए थे, पर उन्होंने एक बात महसूस की, इस गांव में हवा बहुत भारी है। तभी अनन्या बोली, जैसे किसी ने सांस रोक रखी हो। तभी विक्रम ने ध्यान दिया कि उनके कमरे की दीवारों पर कहीं कहीं उंगलियों के निशान थे, लेकिन अंदर से जैसे कोई दीवार के पीछे से बाहर निकलना चाह रहा हो। तभी दरवाजा खटखटाया। विक्रम ने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, पर जमीन पर एक पुरानी सड़ी हुई गुड़िया पड़ी थी, जिसकी एक आंख गायब थी और दूसरी सीधी उसकी तरफ घूर रही थी। तभी तारिक बोला, ये वही गुड़िया है जो मेरे सपने में कुएं के पास थी। तभी अचानक हवेली के कोने से धीमे धीमे बुदबुदाने की आवाज आने लगी। तीनों भागकर उस कोने की तरफ गए। वहां पर एक बच्चा बैठा था, लगभग 8 से 9 साल का। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए, चेहरा धूल से भरा था। विक्रम ने धीरे से पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो बच्चे? फिर उस बच्चे ने सिर उठाया तो उसकी आंखें ही नहीं थी, केवल काले गहरे गड्ढे। उसकी आवाज में गूंज थी, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ बोल रही हो, तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? हमने खुद को यहाँ पर बंद कर लिया था, अब तुमने दरवाजा खोल दिया है। इतना बोलते वो बच्चा गायब हो गया, जैसे हवा में धुआं बनकर। ये दृश्य देखकर उन तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद गांव में अजीब चीजें घटने लगी। अनन्या को दिन दहाड़े किसी ने उसके बालों को खींचा, लेकिन आसपास तो कोई नहीं था। विक्रम को मंदिर की घंटियों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। हर रात ठीक 3 बजे तारिक ने एक औरत को देखा, सफ़ेद साड़ी में उल्टे पैर, जो हर रात उसे बस एक ही बात कहती, अगर वापस जाना है तो किसी की बलि देनी होगी। काजीरंगा गांव का सच थोड़ा थोड़ा सामने आने लगा था। विक्रम को लगा कि आत्माओं का राज मंदिर से जुड़ा है, वही मंदिर जो गांव के बीचों बीच स्थित है, पर आज तक कोई उसके अंदर ही नहीं गया। कहा जाता है कि मंदिर का एक द्वार है जो दुनिया और आत्माओं के लोगों के बीच है। विक्रम और अनन्या मंदिर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। वहां उन्हें मिलता है एक पुराना तांत्रिक शिला और शायद एक आत्मा जो उन्हें सच बताना चाहती है। काजीरंगा गांव पर एक गहरी, अस्वाभाविक सी चुप्पी छाई हुई थी। हवाएं रुक चुकी थी, पक्षी गायब थे और गांव का केंद्र, वो प्राचीन मंदिर, अब जैसे खुद पुकार रहा था। विक्रम और अनन्या तय कर चुके थे आज मंदिर में ही जाना होगा। तारिक उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता रहा, पर विक्रम ने बोला, अगर हमें इस जगह से बाहर निकलना है तो सच जानना होगा, और वो सच इसी मंदिर में छुपा है। वो तीनों टॉर्च लेकर सीधा मंदिर की ओर बढ़े।
मंदिर काले पत्थरों से बना था। उस पर अजीब सी लिपि में कुछ खुदा हुआ था। वो कोई भाषा नहीं थी जिसे विक्रम जानता था, पर वो शब्द जैसे दिमाग में सीधे गूंजते थे। पार जाने वाले को पीछे देखना मना है, जो देख लेगा उसका लौटना बंद हो जाएगा। उन्होंने धड़कते दिल से मंदिर का दरवाजा खोला। भीतर गुप्त अंधेरा, दीवारें ठंडी और एक चिपचिपी सी चीज। फर्श पर सूखी हुई रक्त की बूंदों के जैसे निशान थे। मंदिर के बीचों बीच एक शिवलिंग था, पर वो सामान्य नहीं था। उसके चारों ओर चट्टान की बनी 7 मानव आकृतियां थीं, जो किसी बलिदान मुद्रा में थी। उनके मुंह खुले हुए थे और उन मूर्तियों में से एक धीमा कराता हुआ स्वर निकल रहा था। अनन्या फुसफुसाई, क्या ये जिंदा है? विक्रम ने गौर किया तो उन आकृतियों की दिल की जगह पर काले धागों की जालियां थी जो धड़क रही थी। और तभी शिवलिंग के पीछे की दीवार खुद पे खुद हिलने लगी। दीवार के पीछे एक पत्थर का द्वार खुला, लंबा, अंधकार में गलियारा जो नीचे जमीन की गहराई में जाता था। दीवार के पास एक पत्थर की पट्टी पर लिखा था, ये द्वार आत्माओं का है। जो भी अंदर गया वो या तो रक्षक बनेगा या बंदी। तारिक भागने को हुआ, पर तब तक विक्रम और अनन्या द्वार के भीतर प्रवेश कर चुके थे। द्वार के भीतर सीढ़ियां नीचे जाती थी और हर कदम पर तापमान गिरता जा रहा था। टॉर्च की रोशनी कमजोर लगने लगी। चारों ओर सीलन और कभी कभी किसी के धीमे रोने की आवाज। और फिर सामने आया एक हॉल। हॉल के बीचों बीच एक तांत्रिक आकृति का शिला रखा था। उसके चारों ओर मंत्रों की रेखाएं बनी थी और हवा में राख की गंध थी। विक्रम ने जैसे ही उस शिला को छुआ तो पूरे हॉल में आग की तरह एक रोशनी फैली और एक आत्मा प्रकट हुई, सफेद, तेज और जलती आंखों वाली। विक्रम ने जब उस आत्मा को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए और वो आत्मा बोली, मैं हूँ रुद्र तांत्रिक, इस गांव का अंतिम रक्षक। इस गांव पर श्राप है क्योंकि राजा ने देवी की मूर्ति को तोड़ दिया था बलिदान से और इनकार किया था, जिसके कारण अब हर 50 साल में गांव आत्माओं का निवास बन जाता है। और जब कोई बाहर आता है तो श्राप फिर जागता है। अब तुम में से एक को रक्षक बनना होगा, वरना ये द्वार हमेशा खुला रहेगा। विक्रम और अनन्या दोनों की आंखों में भय था, लेकिन तारिक का चेहरा बहुत ज्यादा उतरा हुआ था। रुद्र तांत्रिक की आत्मा ने उन्हें सीधे सीधे एक भयावह प्रस्ताव दिया था, या तो वे किसी को रक्षक बना देंगे या फिर इस द्वार को हमेशा के लिए खुला छोड़ देंगे, जिससे पूरी दुनिया में बर्बादी फैल सकती है। रुद्र तांत्रिक की आवाज गूंज रही थी जैसे वो उनके दिमाग में प्रवेश कर चुका है। तभी विक्रम ने रुद्र तांत्रिक से श्राप का इतिहास और रक्षक बनने का मतलब क्या था ये पूछा। रुद्र तांत्रिक ने उन्हें ये बताया कि काजीरोगा की ये भूमि कभी शांत और समृद्ध थी। यहाँ एक शक्तिशाली राजा राज करता था जो देवी काली का भक्त था। उसने अपने राज्य में समृद्धि और सुख का वादा किया था, लेकिन एक दिन वो मूर्ख राजा, जिसे अपनी शक्ति पर घमंड था, उसने देवी की मूर्ति का अपमान किया। वो मूर्ति जो काली देवी की थी उसे तोड़ दिया गया और उसमें से निकली शक्ति को लूट लिया गया। विक्रम को अब समझ में आने लगा कि ये सब क्यों हो रहा था। वो राजा जिसने देवी का अपमान किया था, उसकी वजह से पूरा गांव श्रापित हो गया था। तभी राजा ने ये समझा कि उसने मूर्ति से निकली शक्ति को अपने नियंत्रण में कर लिया है, लेकिन वो नहीं जानता था कि काली देवी की शक्ति किसी के भी नियंत्रण में नहीं हो सकती। उसने वो मूर्ति तोड़ी और उसकी शक्ति को खुद पर आरोपित करने की कोशिश की, लेकिन इसके परिणाम भयंकर थे। देवी काली ने उस राजा को और उसके राज्य को नष्ट कर दिया और इस श्राप के कारण ये गांव हमेशा के लिए आत्माओं का निवास बन गया। रुद्र तांत्रिक की बात सुनकर विक्रम और अनन्या बुरी तरह से कांपने लगे। रुद्र तांत्रिक की आवाज अब और भी गहरी हो गई, मानो वो उस समय से बाहर आकर उन दोनों के सामने खड़ा हो। अब इस श्राप को समाप्त करने का एक ही तरीका है, एक व्यक्ति को रक्षक बनना होगा। वो रक्षक वो होगा जो इस द्वार को बंद कर सकेगा, लेकिन ये काम आसान नहीं है। उस रक्षक को अपनी आत्मा का बलिदान देना होगा, क्योंकि केवल आत्मा की शक्ति ही इस द्वार को बंद कर सकती है। तभी विक्रम ने अपनी गर्दन झुका दी। उसने सोचा था कि वह इस श्राप के बारे में जितना भी जान सकता था वो सब जान चुका था, पर अब उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। किसे बलि दी जाएगी? वो जानता था कि ये विकल्प नहीं था, लेकिन कौन खुद अपनी जान को इस गांव के लिए खतरे में डालने की सोच सकता है। तभी अनन्या अब लगभग बेहोश हो चुकी थी। उसकी आंखों में एक सवाल था। विक्रम ने उसे सहलाते हुए बोला,
हम तीनों में से किसी एक को ये कदम उठाना ही होगा। यदि हम यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता चाहते हैं तो यह हमारा अंतिम विकल्प है। तारिक ने खौफ से कहा, लेकिन किसे? कौन खुद को बलि देगा? रुद्रतांत्रिक ने फिर से बोला, याद रखो, रक्षक वही होगा जो इस गांव के श्राप को पहचानता है और इसे समाप्त करने की कीमत चुका सकता है। लेकिन बलि देने वाला केवल वही होगा जिसे देवी काली की शक्ति को समझने की क्षमता हो। अब उन तीनों के मन में डर था, पर एक गहरी आवाज ने उन सबको झकझोर दिया। ये निर्णय अब उन्हें लेना था। अब ये सवाल था कि क्या वे बलि देने के लिए तैयार थे? क्या विक्रम, अनन्या या तारिक में से कोई उस रक्षक का कर्तव्य निभाएगा? और यदि वे सही रास्ते पर नहीं चले तो इस श्रापित गांव के अंधेरे में खो जाएंगे और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। उन तीनों के दिलों में डर और हताशा छाई हुई थी। रुद्रतांत्रिक की आत्मा ने उन्हें जो प्रस्ताव दिया था वो कोई आसान रास्ता नहीं था। रक्षक का चयन और फिर उसे अपनी आत्मा का बलिदान देना, इस प्रक्रिया ने उनके सामने एक बेहद ही कठिन सवाल खड़े किए थे। विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, हमारे पास समय कम है और अगर हम अभी फैसला नहीं लेते तो ये द्वार कभी भी बंद नहीं होगा। अनन्या ने कांपते हुए बोला, कहीं ना कहीं हमें अपनी आत्मा को स्वीकारना होगा, भले ही ये फैसला कितना भी कठिन क्यों ना हो। तारिक ने भी धीरे स्वर में कहा, लेकिन कौन जाएगा इस बलिदान के लिए? क्या हम सच में किसी एक को चुन सकते हैं? रुद्रतांत्रिक की आवाज फिर से गूंजी, जैसे वो उनके दिमाग में बैठा हो। तुम्हें एक दूसरे की आत्मा को समझना होगा, क्योंकि रक्षक वही बनेगा जो इस श्राप को समझे। एक ही व्यक्ति बलि देने का निर्णय लेगा, उसके बाद कोई रास्ता नहीं होगा सिवाय इस द्वार को बंद करने के। अब वक्त आ चुका था। एक और जगह थी जहां तीनों को अपने दिल और दिमाग से पूरी ताकत के साथ सही निर्णय लेना था। विक्रम की नजरें थकी हुई थी, लेकिन उसमें एक दृढ़ता थी। वो जानता था कि वो निर्णय आसान नहीं होगा, पर उसने अपनी सोच को साफ किया। विक्रम ने अनन्या की तरफ देखा और फिर तारिक की तरफ। मैं जानता हूँ कि ये समय आ चुका है। मुझे लगता है कि मुझे ये करना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं इसे सह सकता हूँ। मैंने खुद को यहाँ पर लाकर इस स्थिति का सामना किया है। मैं बलि दूंगा। लेकिन अनन्या ने तुरंत बोला, नहीं विक्रम, तुम ये नहीं कर सकते। तुमने हमारे लिए इस गांव में इतना किया है, तुम्हें अपनी जान नहीं देनी चाहिए। ये मुझे करना होगा। तारिक ने उन दोनों को चुप कराते हुए बोला, तुम दोनों की बातें सही हैं, लेकिन हमें एक बात समझनी होगी। रक्षक वही बनेगा जो इस रहस्य को हल करने के लिए खुद को त्याग दे, और मैं समझ सकता हूँ कि वो मैं हो सकता हूँ। उसने आखिरी बार उन दोनों को देखा और कहा, ये श्राप मेरे कारण नहीं टूटा था, लेकिन मैं इसे खत्म कर सकता हूँ। और अगर हमें यहाँ से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका यही है तो मैं तैयार हूँ। विक्रम और अनन्या ने तारिक के फैसले को समझा और गहरे मन से उन्हें स्वीकार किया। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने समझा कि इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए किसी को तो अपनी जान देनी होगी। तारिक ने धीरे से तांत्रिक शिला के पास कदम बढ़ाई। शिला पर उकेरी हुई मंत्रों की लकीरों को देखकर उसे महसूस हुआ कि उसे बस यही एक कदम उठाना था और उसकी आत्मा इस श्रापित गांव से निकलने का मार्ग बनाएगी। रुद्रतांत्रिक की आत्मा फिर से बोली, अब तुम रक्षक बन चुके हो और तुम्हारी आत्मा इस द्वार को बंद कर देगी। पर याद रखना, तुम अपनी आत्मा का बलिदान दे रहे हो। तुम्हारा जीवन अब इस गांव के साथ बंधा रहेगा और तुम्हारी आत्मा कभी भी शांत नहीं हो पाएगी। तारिक ने बिना हिचकिचाए अपना सिर झुका लिया और शिला के सामने खड़ा हो गया। पर जैसे उसने हाथ बढ़ाया तो एक चमकदार रोशनी ने उसे घेर लिया। शिला के पास से एक जादुई शक्ति निकलने लगी और पूरे मंदिर में एक गूंज उठी, जैसे आसमान और पृथ्वी आपस में मिल रहे हों। तारिक की आंखें बंद हो गई और उसने खुद को पूरी तरह से बलि देने के लिए समर्पित कर दिया। उसका शरीर एक साथ हिलने लगा और उसके अंदर से एक अजीब सी ऊर्जा का प्रभाव हुआ। ये ऊर्जा धीरे धीरे उसे लेकर जाने लगी, एक गहरी और ठंडी जगह जहां उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। अचानक मंदिर की दीवारें झूमने लगी, चारों ओर एक ज्वाला सी उठने लगी और द्वार ने बंद होना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो द्वार पूरी तरह से बंद हो गया, जैसे कुछ भी नहीं था जो इसे फिर से खोल सके। जब सब कुछ शांत हुआ तो तीनों एक साथ खड़े थे, लेकिन अब वे इस गांव से बाहर निकल सकते थे। वे जानते थे कि श्राप खत्म हो चुका था और इस गांव से वे मुक्त हो गए थे। लेकिन उनके दिलों में एक गहरी खामोशी थी, क्योंकि उन्होंने उस यात्रा में एक मित्र को खो दिया था। लेकिन तारिका की आत्मा अब गांव के सबसे गहरे कोने में आराम से सो रही थी और काजीरंगा की वो भूमि अब शांति से भर चुकी थी। वो द्वार अब कभी भी नहीं खुलेगा और इस श्रापित गांव का नाम
इतिहास में एक नई शुरुआत के रूप में दर्ज हो जाएगा। दोस्तों, क्या आप जानना चाहेंगे कि विक्रम और अनन्या का वापस अपने घर वापसी कैसे हुई और तारिक का बलिदान का क्या हुआ? तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और डरावनी भौतिक घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।